तो आज हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एनिलिन, कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट अपना कैसा इफेक्ट शो करते हैं हमारे एनिलिन की बेसिसिटी के ऊपर। ठीक है जी। तो हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में। तो ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जर्नल इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करते हैं। उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इनका एग्जाम्पल है CH3, OH, OCH3 और NH2। तो जब हम इसको हमारी बेंजीन रिंग या हमारी एनिलिन पे लगाते हैं तो ये क्या करती है, हमारे जो एरोमेटिक अमाइंस हैं उनकी बेसिसिटी को ये इंक्रीज कर देती हैं। तो ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, यहाँ NH2 लग गया तो ये हमारा है एनिलिन। अब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज CH3। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनिलिन को दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे बॉन्डिंग के लिए। अब हमारा जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, जिसकी वजह से हमारी जो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यही लिखा, दिस इज ड्यू टू दीज ग्रुप्स दैट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द अमाइनो ग्रुप, दस द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन इज मोर अवेलेबल। कि इनकी वजह से हमारी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और हैंस ज़्यादा लोन पेयर जो है हमारे नाइट्रोजन को अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो बेसिसिटी है एरोमेटिक अमाइंस की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ कुछ कंडीशंस आती हैं कि इन्होंने बोला कि अगर हम इन ग्रुप्स की पोजीशन वाइज इनको हम डिफ्रेंशिएट करें, लाइक अगर हम बोले जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं हमारे मेटा सब्स्टिट्यूटेड अमाइन से। तो ये है हमारा रेजोनेंस इन पैरा मिथॉक्सी एनिलिन, कि अब हम पैरा मिथॉक्सी एनिलिन की जो है रेजोनेंस देखेंगे। तो ये हमारे पास एक जर्नल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ क्या होगा कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है इधर दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस वाले में जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब यहाँ जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये वाला जो है डबल बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे जो है शिफ्टिंग होती रहेगी हमारे डबल बॉन्ड्स की, और हेंस हमारे पास लास्ट में ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो अगर हम पैरा मिथॉक्सी एनिलिन की रेजोनेंस करवाएं तो हमारे पास जर्नल 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑब्टेन्ड होंगे। सो नेक्स्ट है हमारी रेजोनेंस इन मेटा मिथॉक्सी एनिलिन। तो अब हमने क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा दिया है। तो सेम चीज़ है, इसमें सेम रेजोनेंस होगी और इसमें भी हमारे पास 5 जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होंगे। तो बोला कि हमारा जो स्ट्रक्चर थर्ड बना था पैरा मिथॉक्सी एनिलिन में, जो हमारा यहाँ जो पैरा मिथॉक्सी एनिलिन में जो हमारा ये थर्ड स्ट्रक्चर बना था, तो इन्होंने बोला कि वहाँ नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे जिसमें नाइट्रोजन लगा है। बोला कि जहाँ नाइट्रोजन लगा है ना उस कार्बन में जो है नेगेटिव चार्ज लगा है, जिसकी वजह से क्या होगा, which makes it more difficult for lone pair of electrons of nitrogen to get dispersed in the benzene। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो लोन पेयर है वो डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे हमारी बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन को अवेलेबल होंगे। सो इसीलिए जो है जो पैरामिथॉक्सी एनिलिन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और हेंस ये ज़्यादा बेसिक है इन नेचर। तो अगर हम रिलेटिव रिएक्टिविटी या बेसिसिटी की बात करें तो पैरा वाला ज़्यादा बेसिक होगा, फिर उसके बाद मेटा, फिर देन उसके बाद ऑर्थो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करें, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जर्नल
इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिंग से जो है विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब अपनी तरफ जो है ले लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ एग्जाम्पल है नाइट्रो, CHO, हेलोजेंस ऑन द बेंजीन रिंग डिक्रीजेस द बेसिसिटी। बोला कि जब ये वाले ग्रुप्स हमारे बेंजीन रिंग में लगे होंगे तब हमारी जो बेंजीन रिंग है उसकी बेसिसिटी जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ हमने ले लिया दिस इज अ एनिलिन, इसमें हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है वो भी इसी सब चीज़ों में अवेलेबल हो जाएगा और हेंस लेस अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग बिकॉज नाइट्रो विड्रॉ और पुल्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ जो लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल हो जाएंगे बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग नहीं होगी और हेंस हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है हमारी रिंग में उसको कम कर देते हैं और हेंस हमारी जो बेसिसिटी है रिंग की वो कम हो जाएगी। तो यहाँ यही लिखा है कि दीज ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अमाइनो ग्रुप में ये जो ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे एंड दस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो इसीलिए जो लोन पेयर है वो कम अवेलेबल होगा और जिसकी वजह से डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ एनिलिन। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस होते हैं ना वो लेस बेसिक होते हैं देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में अलग केस होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में अलग केस होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होंगे, जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हैं वो कम बेसिक होंगे एज कम्पेयर टू मेटा सब्स्टिट्यूटेड से। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है कि जो पैरा नाइट्रो एनिलिन इज लेस बेसिक देन मेटा नाइट्रो एनिलिन। तो यहाँ हमने जो है एक पैरा नाइट्रो एनिलिन ले लिया, ठीक है जी। तब ये क्या करेगा ग्रुप कि ये अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, जिसकी वजह से इनमें जो है रेजोनेंस होगी और हमारे पास यहाँ 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ। तो यहाँ इन्होंने लिखा कि जो पैरा नाइट्रो जो है वो बहुत जल्दी जो है डीलोकलाइज कर देगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एज कम्पेयर टू एम नाइट्रो एनिलिन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पैरा नाइट्रो एनिलिन है वो कम बेसिक है हमारे एम नाइट्रो एनिलिन से। तो ये हमारे पास है रेजोनेंस इन एम नाइट्रो एनिलिन। तो यहाँ हमने मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, सेम हमने इनमें रेजोनेंस करवाई और हमारे पास यहाँ 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑब्टेन्ड हुए। तो यहाँ यही लिखा कि पैरा नाइट्रो एनिलिन इज लेस बेसिक देन एम नाइट्रो एनिलिन। The chloro and bromo substituted aniline show little different effect। अगर हम इनकी जगह कुछ हेलोजेंस को ऐड कर दें तो वो एक डिफरेंट इफेक्ट जो है शो करता है। तो यहाँ लिखा कि जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो होते हैं और ब्रोमो एनिलिन्स जो होते हैं वो कम बेसिक होते हैं हमारे पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन से। दिस इज बिकॉज एट पैरा पोजिशन दीज ग्रुप शो रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। पहले हमने देखा कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, अब इन्होंने क्या किया, मेटा सब्स्टिट्यूटेड में इन्होंने हेलोजेंस लगा दिए। जब हम हेलोजेंस का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन है उनके कंपैरिजन जो क्लोरो और ब्रोमो एनिलिन होते हैं वो कम बेसिक होते हैं। अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एक अराइल डाइजोनियम सॉल्ट है उसके सिंथेटिक यूजेस क्या हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एन डबल बॉन्ड एन जो है प्रेजेंट होता है एरोमेटिक रिंग में और साथ में इनमें क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट है। बोलने का मतलब ये है उन कंपाउंड्स को हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलेंगे जिनमें 2 नाइट्रोजन है, जिनमें डबल बॉन्ड लगा है और साथ में उनमें क्लोराइड सॉल्ट भी प्रेजेंट है और ये दोनों चीज़ें जो है प्रेजेंट होंगी एक एरोमेटिक रिंग में। तब जो हमारा एक कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। दिस इज़ अ बेंजीन, ये डाइजोनियम और साथ में क्लोराइड लगा है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
तो अगर हम बोलें कि ये जो डाइजोनियम कंपाउंड्स होते हैं ये एक स्टैंडर्ड रिएजेंट्स होते हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में। ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाई फैब्रिक्स को प्रोड्यूस करने में। ऑल्सो इनकी हेल्प से जो है हम सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, साइनाइड्स को, फिनोल्स को, सल्फाइड्स को, एजोडाइड्स को, स्टफ्स को, एटसेट्रा। तो अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमने क्या करना है, एक हमने डाइजोनियम सॉल्ट ले लेना है। यहाँ लिया हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब उसकी हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन हमें ऑब्टेन्ड होगा, फॉस्फोरिक एसिड हमें मिल जाएगा और HCl। तो ये है हमारा सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन्होंने लिखा रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे या हम अल्कलाइन सोडियम स्टैनेट ले लेंगे एज अ कैटलिस्ट, और ये हमें हाइड्रोकार्बन देगा। सो नेक्स्ट है हमारी सिंथेसिस ऑफ फिनोल, कि हम फिनोल कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, एक डाइजोनियम सॉल्ट ले लेना है, उसको हमने बॉईल करना है वाटर के साथ एट 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा फिनोल बन जाएगा। तो यहाँ हमने लिया एम नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम बॉईल कर देंगे वाटर के साथ एट 160 डिग्री सेल्सियस और ये हमें दे देगा एम नाइट्रोफिनोल। अब हम देखेंगे कि हम अराइल हलाइड्स को कैसे बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसमें हमने क्या बोला कि हम व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद क्यूपरस ब्रोमाइड इन अ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, तो हमारे पास ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ इन्होंने बोला कि हमने एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है और उसको हमने हीट करना है क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ या हमने क्यूपरस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, मतलब जो हमने रिएजेंट लिया है उसके जैसा ही हम एसिड लेंगे। अगर हमने यहाँ क्यूपरस ब्रोमाइड लिया है तो हम यहाँ ले लेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड साथ में। अगर हमने यहाँ क्यूपरस क्लोराइड लिया है तो इसके साथ हम ले लेंगे HCl, और वो हमें जो है हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा हमारा और ब्रोमोबेंजीन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला कि अब हम डाइजोनियम सॉल्ट को वार्म करेंगे विद कॉपर पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, जिसकी वजह से हमारा ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे गटरमैन्स रिएक्शन। तो यहाँ हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको हम बॉईल करेंगे कॉपर पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, या हम इसको कॉपर पाउडर के साथ बॉईल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये हमें देगा ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गटरमैन्स रिएक्शन। सो नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाएंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, और ये हमें एक इनसोलेबल डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट की फॉर्मेशन करेगा। सो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नेम है सल्फोनाइलेशन। सल्फोनाइलेशन में क्या होगा कि अब हम देखेंगे साइनाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की हम सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसको हम क्यूपरस साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर बाद में उसको हम डिज़ोल्व कर देंगे एक एक्वस पोटेशियम साइनाइड के साथ, और ये हमें अराइल साइनाइड जो है फॉर्म करके दे देगा। फिर जो हमारा जो यहाँ अराइल साइनाइड बना उसकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे और वो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करके देगा। तो यहाँ हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको हम जो है रिएक्ट करवाएंगे क्यूपरस साइनाइड के साथ, फिर हम इसको डिज़ोल्व करवा देंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। फिर क्या होगा, ये हमें साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन करके देगा और साथ में कॉपर क्लोराइड, KCN और नाइट्रोजन हमें मिलेगा। अब हमारा जो साइनोबेंजीन बना,
अब इसकी जो है हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और ये हमें बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करके देगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम डाइफिनाइल्स की कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको हम डिकम्पोज करेंगे बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे सोडियम एसीटेट का, और ये हमें डाइफिनाइल की फॉर्मेशन करके देगा। अब इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गॉम्बर्ग बकमैन रिएक्शन। ये भी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है।